और साथियों, इससे पहले की वीडियो में हमने नॉर्थ अटलांटिक ओशन की उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग साउथ अटलांटिक करंट्स के बारे में जानेंगे। कोई भी समुद्र हो या फिर कोई वाटर बॉडी हो, उसमें दो प्रकार की करंट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, या तो गर्म या तो ठंडी। इसी आधार पर हम साउथ अटलांटिक करंट्स को दो भागों में बांट सकते हैं, पहली हॉट करंट, दूसरी कोल्ड करंट। हॉट करंट में हम किस किस को पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बता दूं कि पहली करंट है हमारी साउथ इक्वेटोरियल करंट। दूसरी करंट हमारी जो गर्म करंट है, धारा है, वो उसका नाम है ब्राज़ील करंट, ब्राज़ील करंट। तीसरी धारा जो एक गर्म धारा है, उसका नाम है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो ये तीन हमारी गर्म जलधाराएं हैं। अगर ठंडी जलधाराओं की बात करें तो ठंडे से लिख देते हैं। पहली का नाम है फॉकलैंड करंट। फॉकलैंड एक द्वीप है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है फॉकलैंड करंट। और दूसरी करंट का नाम है वेनेजुएला करंट, वेनेजुएला करंट। तो इन पांच करंट को हम लोग साउथ अटलांटिक ओशन में पढ़ेंगे, जिनमें तीन हॉट हैं और दो कोल्ड हैं। और ये जो है पेपरों में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हैं। इसमें नाम लिख कर आ जाता है कि एक करंट का नाम लिख देंगे और उसके पूछेंगे कि ये गर्म धारा है या ठंडी धारा है या किस महासागर में बहती है। और ये यूजीसी नेट का तो प्रिय क्वेश्चन बना हुआ है। अब इन्हें हम याद रखने के लिए अब इन्हें मैप में देख लेते हैं कि ये किस तरीके से फ्लो होती हैं। अब हम साउथ अटलांटिक ओशन के मैप में इन धाराओं को देख लेते हैं। इस मैप को आप पहचान पा रहे होंगे, जिसमें मैंने ये बीच में इक्वेटर रेखा खींची हुई है, जिसका ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध है। और जिसमें हम लोग इस मैप में हम साउथ अटलांटिक ओशन की करंट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के बारे में बताना चाहूँगा, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। और इसको मैंने यहाँ से ये फ्लो दिखा रखा है। जैसा कि मैंने ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का मतलब होता है पछुआ पवन प्रवाह। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वाटर बॉडीज़ जो हैं, समुद्र वगैरह, इनका पानी जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के साथ ही फ्लो होना चाहता है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब यानी कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है, तो पानी भी पश्चिम से पूरब फ्लो होना चाहता था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो महाद्वीप हैं, ये एक हिंड्रेंस का काम करते हैं, एक ऑब्स्टिकल का काम करते हैं, जो पानी को पश्चिम से पूरब की तरफ फ्लो नहीं होने देते और यहाँ रोक लेते हैं। और यहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, इसकी वजह से एक करंट जन्म लेती है जो पूरब से पश्चिम की ओर होती है। यानी कि पृथ्वी का घूर्णन जो हो रहा है वो पश्चिम से पूरब हो रहा है, लेकिन एक करंट जो बह रही है वो पूरब से पश्चिम बह रही है, क्योंकि ड्यू टू कॉन्टिनेंट एरिया ऑब्स्टिकल जो बनते हैं, अवरोध बनते हैं महाद्वीप। लेकिन जो ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये जहाँ बहती है दक्षिणी गोलार्ध में भी निम्न अक्षांशों पे ये बहती है, वहाँ पर कोई महाद्वीप नहीं है, तो कोई ऑब्स्टिकल भी नहीं है। तो ऑब्स्टिकल ना होने के कारण ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है पृथ्वी के घूर्णन के साथ ही फ्लो होने लगती है वेस्ट टू ईस्ट। और कोई ऑब्स्टिकल ना होने के कारण इसकी स्पीड भी बहुत होती है, इनकी धाराओं की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। जब स्पीड ज़्यादा होती है तो जब वाटर बॉडीज़ के सरफेस पर एयर आके फ्रिक्शन करती है तो साउंड इफेक्ट क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा साउंड इफेक्ट आता है, साउंड क्रिएट होता है। वो प्राचीन समय में जब यहाँ से नेविगेटर लोग गए होंगे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में, तो विभिन्न अक्षांशों पर आवाज़ों के आधार पर उन अक्षांशों के नाम रखे। जैसे कि 40 डिग्रीज़ को आप जानते होंगे रोरिंग 40s बोलते हैं, गरजती 40। 50s को बोलते हैं फ्यूरियस 50, प्रचंड 50। 60 डिग्री को इन्होंने नाम रखा स्क्रीमिंग 60, यानी कि चीखती 60। इस हिसाब से उन्होंने साउंड इफेक्ट के नाम पर नाम रखे इन अक्षांशों के। तो ये होगी कहानी आपकी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लौटते हैं अपने दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं के रूप में। तो ये इक्वेटर आपका हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि पानी जो है पश्चिम से पूरा फ्लो होना चाहता है, लेकिन महाद्वीप ऑब्स्टिकल बन जाते हैं, तो यहाँ का पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है आके। तो यहाँ से काउंटर करने के लिए करंट पैदा होती है, जिसे हम कह देते हैं दक्षिणी विषुवतीय करंट, साउथ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इक्वेटोरियल करंट। और ये गर्म जलधारा है। जो मैं रेड से बनाऊंगा वो गर्म जलधारा है, जो मैं ब्लू से बनाऊंगा वो ठंडी जलधारा है। और ये जो एरिया पड़ता है ब्राज़ील में, इसे कहते हैं केप ऑफ साउरोक,
यहाँ से टकराने के बाद ये धारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक उत्तर की तरफ चली जाती है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में मिलकर कैरिबियन सागर होते हुए फॉकलैंड की धारा फ्लोरिडा की धारा होते हुए फिर आगे बढ़ जाती है। और एक धारा नीचे की तरफ मुड़ती है जिसे हम लोग कहते हैं ब्राज़ील करंट, जो कि एक गर्म जलधारा है। ब्राज़ील से होते हुए जाती है, ब्राज़ील है तो इसी के नाम पर ब्राज़ील करंट रख दिया जाता है, नाम से रख दिया गया है। तो ये ब्राज़ील करंट हो जाएगी जो एक गर्म जलधारा है। और ये इसमें सैलिनिटी भी बहुत होती है। गर्म जलधारा होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा लवण युक्त है। तो ये धारा गर्म होने के साथ साथ इसमें लवणता भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये धारा अर्जेंटीना तक आती है। उसके बाद एक दक्षिण गोलार्ध में निम्न अक्षांशों से यहाँ से एक नई जलधारा आती है जिसका नाम है फॉकलैंड की धारा। और ये ठंडी धारा है। फॉकलैंड ये वाला द्वीप जो है ये फॉकलैंड द्वीप है और इसी के नाम पर इसकी जलधारा का नाम रखा गया है फॉकलैंड करंट। और ये ब्राज़ील की गर्म जलधारा से मिलती है आगे। और वही बात यहाँ पे हो जाती है, जब गर्म तवे पे हम पानी छिड़कते हैं तो फिर धुआं उठता है। तो यही बात है, जब ब्राज़ील करंट और फॉकलैंड करंट आपस में मिलती हैं तो घना कोहरे का क्षेत्र बनता है। और ये फिशरीज़ के लिए रिच एरिया होता है। तो यहाँ पे मत्स्य उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे धारा ये मिल जाती है तो कंबाइंड धारा अब जो है कोरियोलिस फोर्स के कारण अपने बाएं मुड़कर ये फिर सीधे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिल जाती है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिल जाती है और इसी का नाम है दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। भी अगर कहीं बोल दिया जाता है तो वो भी सेम होगा, क्योंकि दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह यही वाला है जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिल जाता है। और ये आगे बढ़ते हुए अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से आशा अंतरिक्ष से एक नई जलधारा जन्म लेती है, जिसे जो अफ्रीका के पश्चिमी तट से किनारे होते हुए जाती है, जिसे बेंगुएला करंट बोलते हैं। बेंगुएला करंट जो कि एक ठंडी जलधारा है। और ये आगे बेंगुएला करंट साउथ इक्वेटोरियल करंट में मिल जाती है। जिस तरीके से एक सर्किल पूरा हो जाता है। और जो मेन करंट हैं आपकी ये पूरी हो चुकी हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। और मैंने आपको बताया था एक करंट और रह गई है, पृथ्वी विषुवतीय धारा। तो इसे आपको समझना होगा पृथ्वी विषुवतीय धारा जन्म कैसे लेती है। जब इन चाहे साउथ इक्वेटोरियल करंट हो चाहे यहाँ की नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो, इन दोनों का काम क्या होता है कि यहाँ का पानी यहाँ ले जाती हैं। जब वो इस एरिया का पानी इस एरिया में ले जाएंगी तो यहाँ का पानी कम हो जाएगा और यहाँ का पानी की अधिकता हो जाएगी। यहाँ पे पानी की अधिकता हो जाएगी और एक स्लोप बन जाएगा। एक ऐसा स्लोप बनेगा जिसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर होगा। यानी कि जब यहाँ का पानी यहाँ इकट्ठा करेंगी ये करंट तो यहाँ का पानी ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ का पानी कम हो जाएगा, जिसे काउंटर करने के लिए यानी कि इस स्लोप को बराबर करने के लिए एक धारा का जन्म होता है जिसे पृथ्वी विषुवतीय धारा बोलते हैं। वो क्या करेगी, वो यहाँ का जो अधिक पानी है यानी कि ये जो पानी ज़्यादा हो गया है, इस पानी को पश्चिम से पूरब की ओर वापस ले जाएगी। तो इस धारा का जन्म कहाँ होता है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये साउथ, इसके बीच में यानी कि डोल्ड्रम वाले एरिया में ही होता है। ये गर्म जलधारा है ये भी, और बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। तो इस तरीके से ये पृथ्वी विषुवतीय धारा का जन्म हो चुका है, जो कि यहाँ के अधिकता वाले पानी को वापस यहाँ ले जा रही है। और ये धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगी और ये गिनी के तट तक जाएगी। और इसी के नाम पर गिनी की धारा भी बोल देते हैं इसे, लेकिन ये पृथ्वी विषुवतीय धारा का ही रूप है। जो गिनी के एरिया में जब जाती है तो उसे गिनी की धारा बोल देते हैं। जब ये गिनी के तट तक आएगी और वहीं आपकी ये बेंगुएला धारा इसका इंतज़ार कर रही होगी, वो भी वहीं मिल जाएगी। तो ये भी ठंडा और गर्म वाला एरिया, तो ये भी घना कोहरा पड़ेगा और मत्स्य के लिए ये क्षेत्र भी रिच हो जाएगा, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन रखते हैं और फाइटोप्लैंक्टन मछलियों का प्रिय भोजन होता है, और जिस कारण फिशरीज़ के लिए रिच एरिया बन जाते हैं। तो दो रिच एरिया यहाँ पे हैं फिशरीज़ के लिए, एक तो ये वाला गिनी वाला एरिया और दूसरा ये फॉकलैंड वाला एरिया। तो इस तरीके से आपको ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं कंप्लीट हुई। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो बचे हैं महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, इनकी धाराओं को भी कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।